धारा विद्युत। इसमें सबसे पहले विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ेंगे हम। विद्युत धारा, पिछले अध्याय में हमने आवेशों के बारे में पढ़ा है, धनावेश और ऋणावेश। तो मान लेते कि हमारे पास दो चालक है ए और बी। चालक ए धनावेशित है और चालक बी ऋणावेशित है। इस पर धनावेश है और इस पे ऋणावेश है। इन दोनों चालकों को हम एक तार द्वारा जोड़ देते हैं, सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया हमने। तो क्या होगा भाई, जब इन एक धनावेश है और ऋणावेश है, दोनों को अपन ने तार से जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगेगा। किधर से किधर होगा भाई? ए से बी की ओर होगा कि बी के जिस पर ऋण आवेश होता है उसका विभव निम्न होता है, निम्न विभव, और जिस पर धनावेश होता है उस चालक का विभव उच्च होता है, उच्च विभव। ठीक है। और आवेशों का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहां से निकलेंगे और जिसके पास कम होंगे वहां जाएंगे। किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसमें? बी के पास, है ना। चालक बी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालक ए की ओर जाएंगे। बारीकी से समझो क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बेसिक है और आगे बहुत काम में आएंगी। ये है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। क्योंकि चालक बी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसलिए चालक बी से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालक ए की ओर जाएंगे। इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, धनावेश है, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में अपन ने पढ़ा था ये। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बहेंगे बी से ए की ओर। और हम कहते हैं कि जब भी किसी चालक में इलेक्ट्रॉन बहते हैं इसका मतलब उसमें धारा बहती है। जो बिजली के वायर होते हैं उसमें धारा बह रही है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे, है ना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, तो उस धातु में, उस चालक में धारा बहने लगती है। अभी इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, कब तक बहेंगे? जब तक कि दोनों पर विभव समान नहीं हो जाता या दोनों अनावेशित नहीं हो जाते। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो उसको हम कहते हैं धारा बह रही है। परंतु धारा की जो दिशा होती है, धारा बहने की दिशा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। मतलब धारा प्रवाह की दिशा ऐसी होगी, चालक बी से ए से बी की ओर, ये धारा की दिशा है। अगर ये चित्र हमको पता रहा तो बहुत सारी चीजें पता रहेंगी। जब प्लस और माइनस आवेशित चालकों को अपन जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है या निम्न विभव से उच्च विभव, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। और जो धारा की दिशा होती है उसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। धारा की दिशा बोलो या विद्युत क्षेत्र की दिशा बोलो, दोनों बात एक ही है ना। और या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। और धारा किसे कहते हैं? जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसी को अपन धारा कहते हैं। अब जैसे मान लो ये हमारा चालक है भाई, एक ये इस टाइप का एक तार है, तार की आकृति बेलनाकार होती है तो तार को, उसी को अपन चालक बोलेंगे। तो ये इस टाइप का एक चालक है और इस चालक में हम Q आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, Q आवेश दे रहे हैं, है ना। तो प्रति सेकंड इसमें जो आवेश बहेगा, जितने समय में इसमें आवेश बहेगा उसी आवेश प्रवाह की दर को अपन धारा कहते हैं। इसमें मान लो t समय में Q आवेश इस चालक में बहता है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। धारा का सूत्र आपको पता होगा, धारा I बराबरी से आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। शॉर्टकट में अपन परिभाषा ऐसे पढ़ते कि समय के साथ, या समय के साथ भी ना बोलो, केवल आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, है ना। एकदम सरल सी परिभाषा।
आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। या व्यवस्थित अगर लिखना है तो इससे लिखो कि किसी चालक में, ये चालक है, किसी चालक में प्रति सेकंड जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस चालक में बहने वाली धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के परिच्छेद से बहने वाला आवेश या किसी चालक से 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस चालक में बहने वाली धारा कहते हैं। तो उसकी परिभाषा लिख लेते अपन धारा की। किसी चालक के परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी परिभाषा है। या सीधा सीधा आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। हम मान लेते कि एक चालक है और इसमें t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा का सूत्र हो जाएगा धारा बराबरी से q बटे t, आवेश बटे समय। अब इसका अपन मात्रक अगर निकालना चाहे तो धारा का जो मात्रक होगा, धारा का मात्रक तो यही से निकल जाएगा। धारा का मात्रक बराबर से आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या? कूलाम, और बटे समय का मात्रक सेकंड। ये इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड को हम कहते हैं एम्पियर। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसका संकेत कैपिटल ए से दर्शाते हैं एम्पियर को। अब ये एम्पियर भाई नया है, धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है, तो एम्पियर की परिभाषा बनाएंगे। सब ये चित्र से बनेगा। ऐसा लिख सकते अपन, 1 एम्पियर बराबरी से 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? यदि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, यदि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर 1 कूलाम प्रति सेकंड है, तो उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है या कहलाती है। यदि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर 1 कूलाम प्रति सेकंड है, तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ऐसा अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, 1 एम्पियर। अब अलग अलग ये बस इतने शब्द आना चाहिए। या ऐसा भी कह सकते कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहते हैं, है ना। ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया ना यहाँ पे धारा की परिभाषा। धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। या ऐसा भी ये चित्र से कि यदि किसी चालक में प्रति सेकंड, किसी चालक के परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को उस चालक में बहने वाली धारा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक खास बात कि जो धारा होती है वो अदिश राशि होती है। धारा अदिश राशि होती है, और धारा की जो दिशा होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश होती है, या उच्च विभव से निम्न विभव होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। हाँ, ये धारा के बारे में हो गया जानकारी। अब इसी के जैसे एक और परिभाषा देखते हैं अपन, धारा घनत्व। ठीक है, अगली परिभाषा है धारा घनत्व। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। अगर आपको इसका सूत्र याद है तो परिभाषा अपने आप बन जाएगी। धारा घनत्व को J से दर्शाते, और J बराबरी से होता है I बटे A। A को क्या बोलते? क्षेत्रफल, और I को बोलते हैं धारा। तो परिभाषा कैसे पढ़ेंगे? वही चालक वाला अभी जो चित्र बनाया था हमने,
ठीक है। ये चालक का क्षेत्रफल मान लो a है और इसको क्या मान लो 1। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश है ना, या किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये परिभाषा बन जाएंगी। परिभाषा ऐसी बनेगी, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, याद हो जाएगी ना, ये सूत्र से याद रहती है। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश या प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर को हम धारा घनत्व कहते हैं। ये परिभाषा लिख ली। सूत्र होता है जे, जैसे दर्शाते जे बराबर से आई बट्टे ए। इसका मात्रक यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा, आई का मात्रक एम्पियर प्रति क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और ये जो राशि है यह सदिश राशि होती है। धारा घनत्व जो है वो सदिश राशि होती है और इसकी दिशा वही होती जो धारा की दिशा होती, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, मात्रक है, विमीय सूत्र है, सब निकलता है इससे। धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश राशि होती है। ठीक है, ये धारा घनत्व हो गया। हो गया। अब उसके बाद में दो परिभाषा देख ली अपन ने, धारा की और धारा घनत्व की। अब अपन अनुगमन वेग देखते अपन। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग दो, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न ऐसे आता है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसकी परिभाषा समझते हैं। हमको पता है कि जितनी भी सुचालक धातुएं होती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और अगर परमाणु मॉडल के आधार पर समझे तो परमाणु के नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और आसपास कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कुछ जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन दूर वाली कक्षा में होते हैं वहां पर आकर्षण बल का प्रभाव कम होता है। जो नाभिक से दूर होते हैं वहां पर कम आकर्षण बल होता है, तो इसको हम आसानी से इससे निकाल सकते हैं, परमाणु से अलग कर सकते हैं। तो जो धातुएं होती है उनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस धातु के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक अनियमित रूप से गति कर सकते हैं। जैसे गैस के अणु कैसे गति करते बर्तन के अंदर, वैसे गति कर सकते हैं, परंतु इस चालक की दीवार को पार करके बाहर नहीं जाते, इसके अंदर ही रहते। मतलब इसमें इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो इसको पार करके बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आप गैस के अणुओं के समान मान सकते हैं, इधर उधर अनियमित रूप से गति करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त होता है तो इसके स्थान पर होल बन जाता है, अपन ने आखिरी वाले अध्याय में देखा था। और होल जो होता है वो धनावेश का कार्य करता है, मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और धनायन भी होते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं
तो अगर हम इस चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर लगाते हैं या विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, जैसे चालक है, यहाँ पर मान लो प्लस आवेश लगा दिया और यहाँ पर हमने माइनस आवेश लगा दिया, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर दी, तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगी? अभी अपन ने चित्र में देखा था, धन से ऋण की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो जब किसी चालक के सिरों पर हम विद्युत विभवांतर लगाते हैं या जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है हमको पता है? ऋण आवेश, है ना। तो उस बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वह धनात्मक सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण वह धनात्मक सिरे की ओर चलने लगता है। परंतु इनके मार्ग में धनायन आ जाते हैं, जो धनावेश है वो उसके मार्ग में आ जाते, तो उससे वो टकराते हैं, तो उसका वेग शून्य हो जाता है। फिर उसके बाद में विद्युत क्षेत्र के कारण पुनः इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा आती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन पुनः चलने लगता है, ठीक है। फिर वो धनायन से टकराता है, ठीक है, और अपनी ऊर्जा, उसकी ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाती है। फिर से आकर्षण बल लगता है, फिर से इलेक्ट्रॉन चलता है और बार बार वो धनायनों से टकराते जाता है, तो उसकी गति इस प्रकार अनियमित हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी, इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी गति करता हुआ आखिरकार वो दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति है उसका अगर अपने को वेग ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी चला, कितने वेग से चला, तो उसके लिए हम उसका औसत निकाल लेते हैं। और जो औसत वेग निकालते हैं उसी वेग को अपन कहते हैं अनुगमन वेग, ठीक है। इसकी परिभाषा अगर आप समझ के, वैसे 2-3 परिभाषा है, तो समझ के याद करो तो सभी परिभाषा समझ में आ जाएंगी। पहला तो ऐसा लिख सकते हैं कि जब किसी चालक के सिरों पर हम विद्युत विभवांतर लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। इसी नियत औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब किसी चालक को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से चलने लगते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अपन सब परिभाषा को मिला के लिखते हैं क्योंकि सब एक जैसी है। अनुगमन वेग की परिभाषा, जब किसी चालक के सिरों पर, जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर लगाते हैं, ठीक है, जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर लगाते हैं या जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, है ना, चित्र में आपको दिख रहा है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और इलेक्ट्रॉन चल रहा है इधर। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कोष्टक में लिख लो, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर, ठीक है, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर कोष्टक बंद, एक नियत औसत वेग से चलने लगते हैं
या गति करते हैं इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते। इसका मान भी होता है, इसका मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस परिभाषा में सब आ गया है ना। चित्र से भी पता चल जाता है। जब किसी चालक, ये चालक है, चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर लगाते हैं या जब किसी चालक को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में या पुस्तक में ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे कैसे दर्शाते? इसे Vd से दर्शाते हैं ना। अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये d ड्रिफ्ट का d है ना, Vd से दर्शाते हैं। इसका मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब अपन इसी में देखते धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध देखते भैया। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब बहुत सरल इसमें देखते हैं इसको। ये चित्र से आपको पता चल जाता। मान लेंगे कि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या कितनी है? n है। इस चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है। अनुप्रस्थ किसको बोलते पता है? जैसे ये मान लो चालक है, तो ये जो इसका नीचे वाला रहता है काट, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, है ना। या पाइप ले लो, पाइप का जो नीचे वाला भाग रहता है गोलाकार वृत्ताकार, वो उसका अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये जो चालक है अपना तार बेलनाकार, तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है? a है। और अनुगमन वेग, ये इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चल रहे हैं उसका अनुगमन वेग कितना है? Vd। अपन मान लेंगे क्या क्या माना अपन ने कि माना किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है, और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। पहले लिख लेते इतना। माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है ना। लिखते भी चलो साथ में। माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। फिर क्या? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है तथा चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। ये अपन ने मान लिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहे यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे ये इसके पूरे क्षेत्रफल में चलेंगे, है ना। और इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है? Vd। तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई क्षेत्रफल कहलाता है। और ये यहाँ से लेकर जब ये सिरे तक इलेक्ट्रॉन चलेंगे नियत वेग से, तो ये जो वेग है उसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई क्या कहलाता है? आयतन। तो ये हो गया क्षेत्रफल और ये उसका वेग हो गया Vd, उसकी ऊंचाई। तो ये हो गया इसका क्या? आयतन, चालक का आयतन। तो इस 1 सेकंड में ये जो चालक है इससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, अब इस चालक में पूरे कितने इलेक्ट्रॉन है? मान लो n इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसमें n का अपन मतलब ये एकांक आयतन की बात हो गई।
एक इलेक्ट्रॉन के लिए आयतन, तो n इलेक्ट्रॉनों के लिए जो आयतन होगा वो इतना हो जाएगा। इसमें n का क्या कर देंगे, गुना। बारीकी से समझो इस बात को। सबसे पहले इस चालक का आयतन ज्ञात कर रहे हैं। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई, और ये उसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई। जैसे ये भी, ये पूरी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, तो उसके वेग के तुल्य हो गया। तो a गुणित vd हो गया उसका आयतन, ठीक है। और इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें n का क्या कर दिया हमने, गुना। ये क्या आया हमारा, 1 सेकंड में इस चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, ठीक है। अतः अतः 1 सेकंड में चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 1 सेकंड में चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबरी से n इंटू ए वी डी ना, आयतन में n का क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो ये 1 सेकंड में चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। उसके बाद में यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है तो, स्मॉल ई से दर्शाते, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है तो इस चालक में प्रवाहित धारा निकाल लेंगे। आवेश ई है तो 1 सेकंड में, या प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, चालक में प्रवाहित आवेश, और परिभाषा अनुसार क्या होता है, प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा। तो इसी को क्या लिख दो पुस्तक में, क्योंकि 1 सेकंड में बोल रहा है ना, इसलिए समय के साथ धारा, आवेश प्रवाह। 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित आवेश, और उसको क्या बोलेंगे अपन, धारा। अब अपन ने क्वांटीकरण पढ़ा है, आवेश का क्वांटीकरण में सूत्र होता है Q बराबरी से प्लस माइनस एन। आवेश Q बराबर से प्लस माइनस एन। ये तो Q आवेश हो गया, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश E, ठीक है। तो ये वाला अपने को आवेश लिखना है यहाँ पे। तो आवेश बराबरी से क्या आएगा, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये अपन ने ऊपर लिखी, 1 सेकंड में चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी लिखो, n a v d, और गुणित उसके बाद E, तो ये E लिख दो, ठीक है। ये किसका माना गया, धारा का, आई का। बात समझ में आई नहीं। ये 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित आवेश, आवेश का सूत्र होता है भाई Q बराबर प्लस माइनस ई से। तो यहाँ लगे तो आप पुस्तक में लिख सकते बाजू में समझने के लिए, Q बराबर प्लस माइनस एन ई से, उससे लिखा है हमने। तो ये आई बराबर से आ गया एन ए बी डी, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन का मान, और ई जैसा का वैसा। ये जो आया, ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध आ गया, ठीक है सरल की नहीं है ना। क्या क्या किया अपन ने, बस यहाँ पे 3 चीजें लिखी। माना किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है, और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, तब 1 सेकंड में इस चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये लिख दी। फिर इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो प्रति सेकंड चालक से प्रवाहित आवेश, ये लिख दी, ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को, धारा घनत्व। आगे धारा घनत्व का सूत्र लगाते हैं। हम जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबरी से होता है I बटे A। इसमें मान रख दो, J बराबरी से I की वैल्यू वहां से N A V D E और अपॉन A, A से A कैंसिल, तो J बराबरी से आ गया N V D E, ठीक है। इसको भी डब्बा लगा दो, ठीक है।
चाहो तो आप इसको समीकरण यहाँ पे जो आया था इसको अपन लिख सकते हैं नीचे कि यह या उपरोक्त जो समीकरण है वो धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताता है। और यहाँ नीचे लिखेंगे उपरोक्त समीकरण धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बताता है। ये आ जाएगा भाई, 4 नंबर में आता है। तो ऐसा करना है। सबसे पहले अपने को अनुगमन वेग की परिभाषा लिखना है। बार बार करूंगा तो वैसे ही याद हो जाती है भाई, मौखिक बहुत सरल लगता है। अनुगमन वेग की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी चालक, ये चालक है, इसके सिरों पर हम विद्युत विभवांतर लगाते हैं या जब हम इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वह ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। इसी नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, विधि से दर्शाते हैं। इसका मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये व्यंजक चित्र बना लेंगे, है ना। और चित्र को देख देख के लिख दो। ये चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है और अनुगमन वेग vd है। तो 1 सेकंड में इससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या कैसे लिखे, n गुणित आयतन शॉर्टकट में, है ना। फिर इलेक्ट्रॉनिक आवेश E है, तो 1 सेकंड में प्रवाहित धारा या आवेश, तो वही Q बराबर से प्लस माइनस n, ये वाले सूत्र से लिख दो, आराम से बन जाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। आगे देखते हैं ओम का नियम। इसवी का भी याद होगा, बी प्रोपोर्शनल आई होता है, ठीक है। या समानुपाती का चिन्ह हटाते तो v बराबर इसे आर आई होता है। आर बराबर इसे अगर निकाले तो v बटे आई और बराबर इसे आर, ये होता है ओम का नियम। 12वीं क्लास में पहुंच गए ना अपन, तो ऐसा ऐसा वाला पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें एक खास चीज ध्यान रखना है, ये जो चालक है, क्योंकि इस पूरे अध्याय में चालक की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो इसको पकड़ के रखना, हमेशा याद रहेगा, कोई भी परिभाषा जल्दी याद रहेगी कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, पिघलना नहीं चाहिए, है ना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो इस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, है ना, और इसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है या नियत होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह है ओम का नियम। क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, विशेषतः ताप, है ना, वैसे भौतिक अवस्था क्या होगी, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, इसमें परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध करते हैं। बन जाएगा, लिखने की आवश्यकता तो नहीं है। ओम का नियम, है ना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा की निष्पत्ति नियत होती है, जिसे चालक का प्रतिरोध करते हैं। अब हम मान लेते ये अपना चालक है भाई, वही वाला। इस चालक के सिरों पर हमने V विभवांतर लगाया, ठीक है, और इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, I है। तो ओम के नियम से होता है V बटा I बराबर से R। ये ओम का नियम अर्थात करके अपन लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं, सबसे पहली सीमा यह है कि यह जो नियम होता है ये केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य होता है। धातु के लिए यह नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, के लिए ही सत्य है ना। ये ध्यान रखना अपने को कि यह जो नियम है केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। नंबर 2, चालक की भौतिक अवस्था जो परिभाषा में आया, भौतिक अवस्था विशेषतः ताप, उस में लिखेंगे विशेषतः ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि चालक में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। चालक में किसी भी प्रकार से विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीन इसकी सीमाएं है ना। सबसे पहला कि यह ओम का जो नियम है ये केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। दूसरा, चालक की भौतिक अवस्था स्पेशली ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि चालक में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी आकृति बदलना नहीं चाहिए। आकृति का उल्टा होता है विकृति। तो ये इसकी भाई सीमाएं हैं। अब इसमें ये आया है नया शब्द प्रतिरोध। अभी तक अपन वी और आई के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। अब ये नया आ गया प्रतिरोध, तो इसके बारे में देखते हैं। प्रतिरोध, अब इसका प्रतिरोध का मतलब समझो भाई, है ना। तो अभी अपन ने अनुगमन वेग की परिभाषा पढ़ी थी, इसमें ये पढ़ा था कि चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित रूप से चलते हैं और बार बार अपने रास्ते में आने वाले धनायनों से टकराते। तो जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है और वो धनायनों से टकराता है तो उसका वेग शून्य हो जाता है, तो वहां पर धारा प्रवाह शून्य हो जाता है। और फिर विद्युत क्षेत्र के कारण आकर्षण लगता है, फिर से वो चलने लगता है, तो फिर से विद्युत धारा बहने लगती है। तो ये जो है, जो रास्ते में जो धनायन होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन टकराता है, वो इस चालक में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। टक्करों के कारण धारा के मार्ग में अवरोध होता है, जिसके कारण इसमें पूरी धारा नहीं बहती है। जैसे मान लो इसमें अपन ने तार में 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित की, तो प्रत्येक तार का एक प्रतिरोध होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, पूरी धारा को अपने में से बहने नहीं देता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो रास्ते में धनायनों से टकराता है, जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतना ही ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा। और ये कुचालक की अगर बात करें तो कुचालक में चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, तो इसलिए उसमें धारा नहीं बहती कुचालक में। पर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, परंतु धनायन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं, जिसके कारण जितनी ज्यादा टक्करें होंगी तो धारा के मार्ग में उतना ही क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा, है ना। अभी अपन केवल इतना नाम से पढ़ते थे, प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, है ना, वो प्रतिरोध कहते हैं। पर वो अवरोध काय के कारण उत्पन्न होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धनायनों से टकराते हैं। जितने ज्यादा टक्करें होंगी उसका चालक का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा और उस चालक में उतनी ही कम धारा प्रवाहित होगी। ये बात समझ लो अच्छे से, है ना। जैसे कोई लोहे का चालक है और इसमें इलेक्ट्रॉन है समझ लो, और वो धनायनों से टकराया। अब टकराया मतलब रुक गया वहां पे, तो अवरोध उत्पन्न हुआ ना भाई। तो जितनी बार वो टकराएगा, जितनी ज्यादा बार वो टकराएगा उतना ज्यादा अवरोध उत्पन्न होगा, है ना। ऐसा समझ लो अपन कहीं रास्ते से जा रहे हैं, बार बार ब्रेकर आ रहे हैं, यार ब्रेकर भी आ रहे और गेट आ रहे, फाटक क्या बोलते हैं उसको, रेलवे फाटक, है ना। तो वहां रुक जाते ना अपन, जब ट्रेन जाएंगे फाटक खुलेगा तब जाते आगे। तो बार बार अवरोध आते हैं रास्ते में, बार बार धनायनों से टकराता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके कारण अवरोध उत्पन्न होता है और लेट हो जाता है पहुंचने में, है ना। तो ये जो है वो प्रतिरोध कहलाता है। सीधा सीधा अपन धारा के मार्ग में उत्पन्न ऐसा ही लिख सकते, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध करते। या अगर आप डिटेल में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं, है ना, कि जब किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर आकर्षित होते हैं और उसकी ओर चलने लगते हैं, परंतु रास्ते में आने वाले धनायनों से वो बार बार टकराते हैं, जिसके कारण धारा के मार्ग में अवरोध आ जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित प्रतिरोध होता है। अगर हम कुचालक की बात करें
तो जो कुचालक पदार्थ है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। कुचालक का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। अनंत यानी बहुत अधिक। ये कुचालक है, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक है। प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में रुकावट बहुत अधिक है, इसलिए इसमें धारा नहीं बहती है ना। तो कुचालक के लिए प्रतिरोध अनंत होता है और धातु के लिए प्रतिरोध का मान सुचालक धातु के लिए लगभग शून्य होता है। उसके बाद में एक और परिभाषा बनती है प्रतिरोध की, ये है ना। इसको लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये भी परिभाषा पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आती है इसका मात्रक की बात। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, आर का मात्रक बराबरी से होगा वी का मात्रक बटे आई का मात्रक। वी का मात्रक वोल्ट विभव का और आई का मात्रक धारा का मात्रक, है ना। तो इसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर। ये प्रतिरोध का मात्रक हो गया। फिर विमीय सूत्र की बात करते हैं। विमीय सूत्र आर का विमीय सूत्र अपने को निकालते आना चाहिए कि खालिस्तान वगैरह पूछ लेते। तो बराबरी से वोल्ट का विमीय सूत्र। अब आपको वोल्ट का नहीं पता तो वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का। तो विभव का सूत्र याद करो। विभव बराबर से क्या होता है? W बटा Q। विभव वाले पार्ट में पढ़ा है अपन, मतलब जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये वोल्ट की जगह हमने लिख दिया जूल प्रति कूलाम। ठीक है, और गुणित एम्पियर जैसा का वैसा, ऐसा तोड़ लेना चाहिए। फिर जूल को तोड़ो, जूल का भी मान लो नहीं पता तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य बराबर से क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। बल का क्या? बल लिख दो, ऐसा कर दो, बल लिख दो और गुणित विस्थापन। या मात्रक लिखो तो न्यूटन लिख सकते हो, न्यूटन गुणित मीटर। विस्थापन का मीटर होता है और बटे कूलाम गुणित एम्पियर जैसा का वैसा। ठीक है, अब विमीय सूत्र लिखो। न्यूटन बल का विमीय सूत्र सबको पता है, ये बेसिक है, एम एल टी माइनस 2 गुणित मीटर का एल, कूलाम का 80 है याद। पुराने वाला है सब, पुराना वाला आप अच्छे से पढ़ोगे तो आगे वाले की दिक्कत नहीं जाती। और एम्पियर का सरल कर लो, यम अकेला है यम 1, ठीक है, एल 2 है एल स्क्वायर। ये देखो टी ऊपर जाएगा टी -1 जुड़ जाएगा टी -3, है ना। और ये एक की घात 2 ऊपर जाएगा a-2। ठीक है, ये हो गया भाई इसका विमीय सूत्र। क्योंकि छोटी छोटी चीजें कुछ भी पूछ सकते भाई, ऐसा मत समझना कि इतना सरल सा थोड़ी पूछेंगे। प्रतिरोध पूछ सकते। अब अपन देखते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। हो गया, हाँ। नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये वाला चित्र अपना बहुत काम का है ना। और अपने पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार धनायनों से टकराते हैं। अब देखो, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। सबसे पहला होता है पदार्थ की प्रकृति पर। ध्यान दो, इधर 4 कारक होते हैं। सबसे पहला होता है पदार्थ की प्रकृति पर। ये जैसे चालक है ना, तो ये इसके पदार्थ जैसे लकड़ी से बना है ना, तो पदार्थ हो गया ना। तो पदार्थ की प्रकृति पर, अगर कोई चालक है तो धातुओं से बना होगा, अलग अलग धातुएं होती है। तो अगर मान लो चालक की लंबाई समान है और उसका क्षेत्रफल भी समान है, 2 या 4 बहुत सारे अपने चालक ले लिए, सबकी लंबाई भी समान है और सबका क्षेत्रफल भी समान है, तो ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है,
उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम, है ना। इसमें क्या लिखना अपने को, समान लंबाई और समान क्षेत्रफल वाले चालकों में वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसका प्रतिरोध कम होता है। ये आया, लिख लेते रहिए। समान लंबाई तथा क्षेत्रफल वाले चालकों में वह चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई ना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होंगी, है ना, तो उसमें धारा ज्यादा बहेगी, और धारा ज्यादा बहेगी मतलब उसकी रुकावट क्या होगी, कम, इससे प्रतिरोध कम होगा। नंबर 2, चालक की लंबाई पर, अगर मान लो चालक की लंबाई बहुत ज्यादा है ना, तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो टक्करों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। बहुत सारे लंबा रास्ता है ना भाई, है ना, तो टक्करों की संख्या ज्यादा हो जाएंगी, और टक्करों की संख्या ज्यादा होगी मतलब रुकावट भी ज्यादा होगी, प्रतिरोध ज्यादा होगा, है ना, तो उसका प्रतिरोध अधिक होता है। कैसा लिखना है इसमें कि चालक की लंबाई अधिक होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण उसका प्रतिरोध भी अधिक होता है। लंबाई अधिक होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, लंबाई अधिक होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में धनायनों से टकराएंगे, मतलब टक्करों की संख्या अधिक होंगी, अतः चालक का प्रतिरोध अधिक होता है, चालक का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, अब देखो लंबाई अधिक होने पर प्रतिरोध अधिक होता है, मतलब लंबाई कम होने पर प्रतिरोध कम होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मान लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, आर प्रोपोर्शनल एवरीथिंग। ये दूसरा हो गया। आर प्रोपोर्शनल है ना, अनुक्रमानुपाती। नंबर 3, तीसरा कारक देखते हैं, चालक के क्षेत्रफल पर। अब चालक का अगर क्षेत्रफल ज्यादा है, अगर इसकी मोटाई ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो धनायनों से टकराए, मान लो उसके मार्ग में धनायन आया तो दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, मतलब क्षेत्रफल ज्यादा है ना भाई, एरिया ज्यादा है तो कम धनायनों से टकराएंगे, है ना, तो उसका अगर क्षेत्रफल ज्यादा है चालक का, तो इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए ज्यादा स्थान उपलब्ध होगा, जिससे टक्करों की संख्या कम होगी, और टक्करों की संख्या कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा, ऐसा लिखेंगे। चालक का क्षेत्रफल अधिक होने पर, चालक का क्षेत्रफल अधिक होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से टक्करों की संख्या कम होंगी, है ना, जिससे उसका प्रतिरोध अधिक होगा, मतलब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, है ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं आर प्रोपोर्शनल 1/a। किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर 4 आता है भाई, चालक के ताप पर। अब देखो जैसे ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे गैस भी है अगर मान लो, ताप बढ़ाएंगे तो गैस के अणु अनियमित रूप से गति करने लगेंगे, उसका वेग बढ़ जाएगा, अणुओं का वेग बढ़ जाएगा, और ज्यादा स्पीड से जब चलेंगे तो वो ज्यादा टक्करों की संख्या होगी, है ना, ज्यादा धनायनों से टकराएंगे, और ज्यादा टक्करों की संख्या होगी तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। तो वही बात आएगी कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है ना, और प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर
इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ जाता है, जिससे टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता, या सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कि ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, पर वो रटने जैसा हो जाता है। जितना डिटेल में अपन याद करेंगे आगे वाला कॉन्सेप्ट उतने जल्दी समझ में आता है। ठीक है, हर चीज पता होना चाहिए ना अपने को। तो ये 4 कारक है भाई, प्रतिरोध को प्रभावित करने कई बार पूछे जाते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो पहला है पदार्थ प्रकृति पर। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, है ना, वहां पर टक्करों की संख्या अधिक होंगी, है ना, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। टक्करों की संख्या ज्यादा होती है तो प्रतिरोध क्या होता है, कम। दूसरा, चालक की लंबाई पर, लंबाई अधिक होंगी, ज्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा, टक्करों की संख्या ज्यादा होगी, है ना, तो उसका प्रतिरोध, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल ज्यादा होने पर टक्करों की संख्या कम होगी, तो उसका प्रतिरोध भी कम होगा। और चौथा है ताप पर, तो ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ये अपने को ध्यान रखना है, 4 कारक है। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा भाई, बहुत सारा पढ़ा, सब याद होना चाहिए। सबसे पहले धारा पढ़ी, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, उसका मात्रक एम्पियर होता। एम्पियर की परिभाषा पढ़ी, 1 एम्पियर बराबरी से 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। मतलब यदि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर 1 कूलाम प्रति सेकंड हो तो उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहते हैं, है ना। अरे भाई इधर ध्यान दो, कम से कम सुन तो लो, क्योंकि सुनने पर ही याद होता है। और यहाँ भले समझ में आ रहा, घर पे जब वीडियो देखोगे लास्ट में, घर पे शांत माहौल में बिना बोले देखना पड़ता है, जैसे पिक्चर कैसे देखते हैं अपन वैसे। हाँ, बात करते हो तो भूल जाते हो। हाँ, फिर उसके बाद में अपन ने ये देखा था कि उसकी दिशाओं की बात थी। धारा की जो दिशा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, धारा अदिश राशि है। फिर अपन ने धारा घनत्व पढ़ा था, जे से दर्शाते, जे बराबर से आई बटे ए, मतलब किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को अपन धारा घनत्व कहते हैं। मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और सदिश राशि होती है। फिर उसके बाद में अनुगमन वेग पढ़ा, जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर लगाते हैं या चालक को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। और इस विधि से दर्शाते हैं, और इसका मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर अपन ने संबंध पढ़ा, उसमें इसी की बात ली थी। माना किसी चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vt है, तब 1 सेकंड में चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर से n a v d। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित धारा या आवेश, है ना, कितना लिखा था अपने, I बराबर से E का गुना कर दिया उसमें ऊपर वाले में। ठीक है, और फिर धारा घनत्व निकाल दिया था, आगे तरह में। फिर उसके बाद ओम का नियम पढ़ा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा की निष्पत्ति का मान एक नियत होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, आर से दर्शाते है ना। आर बराबर से वी अपॉन आई होता है, इसका मात्रक ओम होता है। फिर प्रतिरोध की परिभाषा देखी और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े अपन। ठीक है, आगे वाला अपन कल देखेंगे।